गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपनी विज्ञान भारती जो अभ्यास कार्य पुस्तिका है कक्षा 7 की, उसका हम लोग थर्ड लेसन तीसरी इकाई सॉल्व करने जा रहे हैं। जो थर्ड इकाई है उसमें दिया है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। बच्चों, जिस लकड़ी की मेज़ पर तुम बैठते हो वह क्या है? क्या वह पदार्थ है? पदार्थ द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों नाक, त्वचा, जीभ, आँख, कान द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। वायु, हवा को हम आँखों से नहीं देख सकते, परंतु उसका अनुभव हम हिलते हुए पत्तों को देखकर कर सकते हैं। आओ अब इसको हम एक प्रयोग द्वारा समझें। देखिए दिया है, एक तरफ पिचका हुआ गुब्बारा बंधा है, एक तरफ फूला हुआ। पहला सवाल है कि एक पतली सी लकड़ी की डंडी के सिरों पर एक तरफ पिचका हुआ, दूसरी तरफ फूला हुआ गुब्बारा धागे की सहायता से बांधकर लटकाइए। डंडी के बीचों बीच एक धागा और लगाइए, जिसे तराजू को बनाते हैं। देखिए क्या होता है। अब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, क्या हवा में भार है? तो हाँ है। क्या हवा स्थान घेरती है? हाँ घेरती है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें इस प्रयोग द्वारा मिल जा रहा है। जब हम बीचों बीच धागे से बांध के इन्हें लटकाते हैं तो हम देखते हैं जिस तरफ हवा से भरा हुआ बलून बंधा है उस तरफ ये तराजू की तरह झुक जाता है। इससे सिद्ध होता है कि हवा में भार होता है, और क्योंकि ये बलून हवा भरने पर फूलता है, इससे सिद्ध होता है कि हवा जो है वो स्थान घेरती है। फिर है प्रश्न नंबर 2, अपने आसपास की वस्तुओं को ठोस, द्रव, गैस के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। देखिए दिया है ठोस, द्रव और गैस। बच्चों, पुस्तक ठोस है, वैसे ही चौक, मेज, कुर्सी ये सब ठोस पदार्थ हैं। द्रव, दूध, तेल, पानी, जितनी भी चीज़ें बहती हैं वो सब द्रव होती हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, द्रव्य और द्रव दोनों में बहुत अंतर है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ और द्रव का मतलब होता है लिक्विड, वो चीज़ें तो जो तरल होती हैं, बहती हैं। गैस, धुआं, भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब क्या हैं? गैसें हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, दिया है सामान्य पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। इन तीनों अवस्थाओं में इनके अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। यह बल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम, गैस के अणुओं में सबसे कम होता है। आओ करके सीखें। आवश्यक सामग्री: कांच अथवा प्लास्टिक या पारदर्शी कटोरी, गिलास, भगोना, पत्थर, पानी तथा धूप बत्ती। अब हम चित्र ए के अनुसार एक छोटे पत्थर के टुकड़े को कटोरी, गिलास तथा कटोरे में बारी बारी से रखते हैं। फिर आ नंबर प्रश्न है, क्या ऊपर दिए गए चित्र में ठोस पत्थर का आकार या आयतन बदलेगा, हाँ या नहीं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जो ठोस पदार्थ के अणु होते हैं वो आपस में बहुत मजबूती के साथ बंधे होते हैं, जिसके कारण जिस बल को हम अंतराणु बल कहते हैं, आकर्षण बल होता है ये, इसके कारण अणु एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। इसी कारण ठोस पदार्थों का ना तो आकार बदलता है और ना ही आयतन बदलता है। फिर 12 नंबर प्रश्न है, क्या द्रव का आकार तथा आयतन बदलता है, हाँ अथवा नहीं, और क्यों? देखो ऊपर चित्र नंबर बी में 3 बर्तनों में पानी भर के रखा गया है। एक कटोरी है, एक गिलास है, एक उससे भी बड़ी कटोरी है। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार के बर्तन में हम द्रव पदार्थ को डाल देते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसका उत्तर है कि द्रव का आकार बदलता है परंतु आयतन नहीं। अब क्यों बदलता है? तो जो द्रव के अणु होते हैं, जो उनके बीच अंतराणुक स्थान होता है, वो ठोस की तुलना में अधिक होता है, और आकर्षण बल इनके बीच में जो लगता है अणुओं के बीच में, वो ठोस की तुलना में कम होता है, जिसके कारण द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है
और इसी कारण जल के अणु अपनी सीमा में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं और अपना आकार पात्र मतलब बर्तन के अनुसार बदल सकते हैं, परंतु आयतन नहीं बदलता है। क्या होता है? आयतन नहीं बदलता है। तो बच्चों, आप लोगों को ठोस और द्रव के विषय में पता चल गया कि ठोस पदार्थ के बल के अणुओं के बीच में बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ठोस पदार्थ ना तो आकार बदलता है ना ही आयतन, लेकिन द्रव के अणुओं के बीच में थोड़ा सा आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिसके कारण इसके अणु अपनी सीमा में स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकते हैं और अपना आकार बर्तन के अनुसार बदल लेते हैं। तो जो द्रव होते हैं उनमें आकार तो बदलता है लेकिन आयतन नहीं बदलता है। अगला है चित्र सी के अनुसार तीनों बर्तनों में बारी बारी से जलती हुई धूप बत्ती रखते हैं। क्या धुआं गैस के आकार या आयतन में कोई परिवर्तन होगा? हाँ, नहीं और क्यों? ठीक है, ठोस और गैस दोनों की तुलना में ठोस और द्रव दोनों की तुलना में गैस के जो अणु होते हैं इनके बीच में अंतरा अणु का अवकाश बहुत ज़्यादा होता है, अणुओं के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है और इनमें आकर्षण बल नगण्य होता है। ठोस और द्रव की तुलना में गैस के अणुओं में आकर्षण बल नगण्य होता है, जिसके कारण गैसों में ना तो आकार होता है और ना ही आयतन होता है। जिस जैसी जगह पे रख दिया जाता है ये उसी तरह का आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। इसी कारण, क्योंकि इसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होता है, इसी कारण से ये तेज़ी से चारों तरफ फैल जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए गोलों में बिंदी चिपकाइए और बताइए कि ये गतिविधि क्या दर्शाती है। तो देखिए, पहला ये ठोस के कण है, देखिए इनके बीच में जो जगह है वो बहुत कम है, अंतरा अणु का अवकाश कहते हैं। ये अंतरा अणु का अवकाश कम होने के कारण इनमें आकर्षण बल बहुत अधिक है और इसके अणुओं को, ठोस के कणों को अलग अलग करना बहुत कठिन काम है। द्रव के कण जो होते हैं, इन कणों के बीच में अंतरा अणु का अवकाश ठोस की तुलना में अधिक होता है, लेकिन ये अपनी सीमा में रह के गति करते हैं, इस कारण इनका आयतन बदलता है। इनका आकार बदलता है, आयतन नहीं बदलता। फिर गैस के अणुओं में जो आकर्षण बल होता है ये नगण्य होता है, इनके बीच अंतरा अणु अवकाश बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से गैस आकार और आयतन दोनों बदल देती है। अगला प्रश्न है, परमाणु पदार्थ मतलब द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र नहीं रह सकता। अधिकतर 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर परमाणु का समूह बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं, जैसे जल, नमक आदि। देखिए, ए नंबर चित्र में दिया है किसी तत्व के परमाणु हैं, बी में दिया है किसी तत्व के अणु हैं, 2-2 परमाणु मिलके एक अणु बना देते हैं। फिर किसी यौगिक के अणु हैं, यौगिक के अणु क्यों हैं? क्योंकि ये 2 तरह के हैं। फिर तत्व एवं यौगिकों का मिश्रण है, डी में। देखो, तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी आदि। तो एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ये परमाणु की संरचना है और जब परमाणु 2-2 चिपक जाते हैं तो अणु की संरचना बनती है। कई तत्व ऐसे भी होते हैं जिनके एक अणु में केवल एक परमाणु होता है, जैसे हीलियम। नियॉन। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं तथा अनिश्चित अनुपात से मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, जैसे जल और नमक। मतलब जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, अगर अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है, जैसे जल और नमक आदि। ऊपर दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र H2 हो सकता है? तो बी चित्र H2 हो सकता है। देखिए, बी चित्र क्या है, ये दिया गया है, बी चित्र H2 हो सकता है। इसमें 2 सेम तरह के, एक समान प्रकार के परमाणु जुड़े हुए हैं। फिर दिया है बा, तो इसका उत्तर बी चित्र है। फिर बा नंबर है,
ऊपर दिए गए चित्र में कौन सा चित्र NH3 का हो सकता है? चित्र सी। क्यों? इसमें दो तरह के परमाणु हैं। चित्र सी में देखिए, एक है जो बीच में है रेड कलर का, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो NH3, अमोनिया में हाइड्रोजन 3 है, तो ये जो ग्रीन कलर है ये हाइड्रोजन दिखा रहा है, और जो रेड कलर है ये नाइट्रोजन को दिखा रहा है। फिर है सी में दिया है, नीचे दिए गए चित्रों के अणुओं को देखकर बॉक्स में उनका फॉर्मूला बनाइए। देखिए, पहले फॉर्मूले में एक बड़ा सा सर्किल है, अगल बगल 2 ग्रीन सर्किल हैं, तो ये O है और अगल बगल H है। ये H2O पानी का फॉर्मूला है। फिर ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, और इसमें देखिए 1 2 3 O हैं, एक H है और एक N है। ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है। फिर नीचे दिया गया है मिलान कीजिए। हाइड्रोजन स्तंभ A का स्तंभ B से, हाइड्रोजन का संकेतांक होता है H, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, ब्रोमीन का Br, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। फिर अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 7 दिया है, नीचे दिए गए रासायनिक सूत्रों में प्रयुक्त अवयवी संकेत लिखिए। देखिए NO2, तो N नाइट्रोजन है, O ऑक्सीजन है, NaCl, Na सोडियम है और Cl क्लोरीन है। फिर है H2SO4, H हाइड्रोजन है, S सल्फ़र है, O ऑक्सीजन है। फिर C12H22O11, ये C कार्बन है, H हाइड्रोजन है और O ऑक्सीजन है। बच्चों, प्रश्न नंबर 8 है, रासायनिक सूत्रों को पूर्ण कीजिए। देखो, जहाँ जहाँ को ये एरो लगाई गई हैं उन्हें देखिए। पहला एरो है C12H22, फिर O11, ये चीनी का सूत्र है। फिर है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूने का सूत्र है। फिर है HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। फिर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्रम संख्या, व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। देखिए, पहला है नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और फॉर्मूला NaCl होता है। फिर चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, चीनी सुक्रोज C12H22O11, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। फिर प्रश्न नंबर 10 है, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। और जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण जल और ऊष्मा, लवण जल बनते हैं और ऊष्मा निकलती है। जैसे HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, NaCl लवण बना और पानी बना और ऊष्मा निर्मुक्त हुई। फिर निम्नलिखित अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। HCl प्लस NaOH NaCl, ये क्या है? लवण। ये कौन सी अपक्रिया हुई? उदासीनीकरण अपक्रिया हुई। HCl अम्ल है और ये अम्ल है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये क्षार है, दोनों ने क्रिया किया तो लवण बना और ये जल बना और ऊष्मा निकली। ये होगी इसकी पूरी अपक्रिया। इनका नाम होगा इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक है। ये जल है H2O। नीचे दी गई प्रक्रिया में निर्मुक्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, लवण जल और ऊष्मा बनता है। इसमें जो ऊष्मा बनती है वो उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। ये मैंने भरा हुआ है। फिर प्रश्न नंबर 13, मिलान करिए। अम्ल क्षार लवण का नाम और औद्योगिक उपयोग। जो खाने का सोडा है उसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में होता है। जो सिरका है इसका उपयोग सफ़ेदा बनाने में किया जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका उपयोग क्लोरीन निर्माण में होता है। जो चूना है,
चूने का प्रयोग अमोनिया के निर्माण में होता है। जो सोडियम क्लोराइड है इसका उपयोग साबुन के उद्योग में होता है। अगला प्रश्न है सही गलत का निशान लगाइए। पहला है लिटमस, हल्दी, गुड़हल प्राकृतिक सूचक हैं, ये सही है। अम्ल क्षार की क्रिया से परमाणु बनता है, ये गलत है। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं, ये भी गलत है। देखो अम्ल व क्षार की क्रिया से लवण बनता है और पदार्थ की 4 नहीं 3 अवस्थाएं होती हैं। फिर ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, एकदम सही, निकट होते हैं। आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अंतराणु का अवकाश नगण्य होता है। फिर प्रश्न नंबर 15 है कल राजू अपनी माँ की अचार बनाने में मदद कर रहा था। थोड़ी हल्दी उसके कपड़ों में लग गई थी, पर ये क्या? जैसे ही उसने हल्दी के दाग को साबुन से धोया दाग लाल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? आओ समझें। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं जिन्हें सूचक कहा जाता है। इन सूचकों को जब अम्ल और क्षार में मिलाते हैं तब इनका रंग बदल जाता है। हल्दी भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। क्षार की उपस्थिति में सूचक का रंग लाल हो जाता है। ये हल्दी का दाग है, साबुन लगाने के बाद ये लाल रंग का हो जाता है। फिर आगे दिया है तुम्हारी विज्ञान किट में नीले और लाल रंग की पट्टियों के रूप में कुछ पेपर होंगे, इन्हें लिटमस पेपर कहते हैं। ये 2 रंग में उपलब्ध हैं, नीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोने पर वह लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर को क्षार के विलयन में डुबोने पर वह नीला हो जाता है। सामान्य रूप से पाए जाने वाला लिटमस लाइकेन पौधों से प्राप्त किया जाता है। देखिए नीचे एक तालिका दी हुई है। इस तालिका में दिया है आओ बच्चों कुछ खाद्य पदार्थों को हम स्वयं परीक्षण करके देखें। पदार्थ का नाम, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, यहाँ लिखा है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। लिटमस के रंग में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए पहला है टमाटर। इसमें क्या हो रहा है? नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, इसका मतलब टमाटर में अम्लीय गुण है। सिरका, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, मतलब ये भी अम्लीय है। नमक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब नमक ना तो अम्ल है ना क्षार है। फिर नींबू, इसमें भी नीला लिटमस लाल हो जाता है, मतलब ये भी अम्लीय है। साबुन, इसमें लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, मतलब ये क्षार है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट कार्य 16 नंबर। गुड़हल की पंखुड़ियों को चूने के पानी तथा नींबू के पानी के साथ प्रयोग करिए। क्या गुड़हल की पंखुड़ियों का रंग बदलता है? अपने अनुभव को अपने कार्य पुस्तिका में लिखिए। देखो गुड़हल की पंखुड़ियों को जब चूने के पानी में डुबोते हैं तो इनका रंग गहरा हरा हो गया, क्योंकि चूने के पानी का गुण जो था वो क्षारीय था। जब गुड़हल की पंखुड़ियों को नींबू के पानी में डुबोया तो पंखुड़ियों का रंग गहरा गुलाबी मैजेंटा हो गया, क्योंकि नींबू का पानी अम्लीय विलयन है। गुड़हल की पंखुड़ियाँ एक प्राकृतिक सूचक की तरह काम करती हैं। थैंक यू।